फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने पिछले टर्म पे बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका अवशोषण कैसे होता है और उस पे क्या क्या एक्शन होते हैं, मुंह में क्या होगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइन में ही इसका पाचन होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। अब बात आती है फूड स्टफ। सभी प्राणियों को अपनी जीवन क्रियाओं के लिए यानी ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी फूड से। प्राणियों में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भाई, मसल्स की कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, मसल्स का जो हमारे मसल्स हैं वो फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, उसी से हमारे बॉडी में संचालन होता है, हम उसी से मूवमेंट करते हैं। और शरीर का टेम्परेचर का रेगुलेशन करने के लिए भी हमें फूड की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और टाइम टाइम पे कोशिका हमारी डैमेज भी होती है और उसकी रिपेयर भी होती है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, वो भी भोजन से ही प्राप्त होगी। भोजन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिका द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब कर कर के फिर रासायनिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इसको काम में लिया जाता है। शरीर की कोशिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राणी को पोषक अवयवों की सही अनुपात में उपलब्ध होना आवश्यक है। ये सही अनुपात क्या है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर सभी शामिल हो। तो आहार में कम से कम 6 प्रधान संगठक घटक होते हैं जो शामिल होते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, खनिज, वसा, विटामिन और जल। कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि और डैमेज टिश्यू की मरम्मत के लिए सहायक होते हैं। वसा मुख्य रूप से सबसे अधिक इकोनॉमिकल ऊर्जा का स्रोत है, यानी कम वसा खाएं तो भी हमें ऊर्जा ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए अच्छा रिच सोर्स मानते हैं इसको ऊर्जा का। विटामिन्स, खनिज और जल ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, किंतु ऊर्जा के उपयोग के लिए रासायनिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य भाग लेते हैं, अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं। हार्मोन और एंजाइम के सिंथेसिस में भी ये भाग लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की जो अनुपात है वो 1:2:1 यानी हाइड्रोजन डबल है। रचनात्मक सूत्र इनका CxH2O का होल वाई होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट में सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलती है। नेचर में, प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत आलू है, मक्का है, गेहूँ है, गन्ना है, चावल है आदि है। कार्बोहाइड्रेट की लगभग 5 ग्राम मात्रा आहार में हमें आवश्यक होती है, किंतु जब उपवास कर लेते हैं या हम फैटी युक्त भोजन ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें शर्करा की कमी हो जाती है, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो हमें ये 50 से 100 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटोप्लाज्म के मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मुख्य पार्ट होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के ये एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में हमने बांधा है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की बात करें, इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। इसमें कार्बन की एक सिंगल रिंग या यूं कह दें कि 3 से 10 कार्बन की श्रृंखला मिलती है। इनका जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ये पानी में घुलनशील यानी डिजॉल्व हो जाती है। स्वाद में ये मीठी होती है। इनको इसकी कार्बन की संख्या के बेस पे पुनः डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 3 कार्बन वाली है तो उसको ट्राइओज कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ग्लिसराइड हो गया। टेट्रोज में 4 कार्बन होंगे, इथ्रोज, थ्रीरोज, पेंटोज 5 कार्बन वाले, राइबोज, राइबुलोज, हेक्सोज यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हो गए। मोनोसेक्राइड में पेंटोज एवं हेक्सोज सेलुलर न्यूट्रिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात आती है हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज शर्करा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मेनली होते हैं। ग्रेप्स में, अंगूरों में ग्लूकोज की मात्रा मिलती है। हनी बी से मिलने वाला जो शहद है, शहद में ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी मिलता है। ये ब्लड में तथा पाचन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति के यूरिन में भी शर्करा आती है, यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट निकलता है। फ्रुक्टोज मीठे फलों में मिलता है। इसको यूलोज भी कहते हैं। यह रासायनिक रूप से कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं।
इनका इंटेस्टाइन में अवशोषण अन्य मोनोसेक्राइड की तुलना में धीरे होता है। जो ये यूलोज है इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा धीरे होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता पूरा प्रॉपरली जितना होना चाहिए। बाकी जैसे कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज हो जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें फ्रुक्टोज का थोड़ा सा डिले होता है। अधिक सांद्रता में एकत्र होने पर यह वापस फैट, स्टार्च या ग्लाइकोजन में बदल सकता है। ये यूरिन में लेवुलोज के रूप में बाहर निकल सकता है। अब आती बात दूसरे की, ओलिगोसेक्राइड। इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ हो सकती है। मोनोसेक्राइड के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दो मोनोसेक्राइड आपस में द्विबंध बनेगा, उसमें से वाटर का एक अणु निकल जाएगा और बीच में जो ले बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे। डाइसेक्राइड, यह एक विभिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड से 2 अणुओं के आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा संयोजित होने से बनी शर्करा डाइसेक्राइड कहलाती है। इस क्रिया में एक जल का अणु निकलेगा। जैसे आप बात करें माल्टोज की, माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से बनता है और यह बीच में एक माइनस निकलेगा और बाद में ये इस तरह से, ये देखिए ये OH और ये इसका H निकल गया और ये 1 और 4, ये 1 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर, इनके बीच में लिंक हुआ है। 1 4 अल्फा पोजीशन पर ये जुड़ते हैं। सुक्रोज, इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में जुड़ने से हुआ और ये 1 4 की जगह 1 5, 1 नंबर का कार्बन और दूसरे 5 नंबर कार्बन, इसके बीच में HOH के बीच में पानी निकला और ये आपस में लिंक बन गया। इसी प्रकार से लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होगा, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज के आपस में मिलने से यह बनती है। दूध में मिलने वाली शर्करा होती है, ये पौधों में नहीं मिलती। ट्राइसेक्राइड, ये 3 मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बनी शर्करा है। रेफिनोज आ गया, इसमें रेबिनोज आ गया। टेट्रासेक्राइड, इसमें 4 मोनोसेक्राइड के अणु आपस में जुड़ते हैं, इसको हम टेट्रासेक्राइड कहते हैं। स्टाइकोज, पेंटासेक्राइड, इसमें 5 अणु आपस में मोनोसेक्राइड के जुड़ जाते हैं, तब जाकर के बनती है ये, इसमें वर्बिस्कोज नाम की शर्करा बनेगी। पॉलीसेक्राइड, यह 10 से कई हजार मोनोसेक्राइड अणु के जुड़ने से बनी हुई एक शर्करा होती है। इसके जल अपघटन की क्रिया पर 6 से अधिक मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं। इनका जनरल फार्मूला C6H10O5 का होल N होता है। कुछ पॉलीसेक्राइड की सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, कुछ ब्रांच्ड भी हो सकती है। सेलुलोज, इसका मेन आप जानते हैं, पौधों की कोशिका की भित्तियों में जो सेल वॉल होती है उसमें मिलती है और इसका सबसे बढ़िया सोर्स कॉटन है, जिसमें लगभग 90% सेलुलोज होता है। मैमल्स में सेलुलोज एंजाइम एब्सेंट होने के कारण वे लकड़ी, पादप, रेशों को पचा नहीं सकते। सेलुलोज में लगभग 2000 इकाइयाँ बीटा डी ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला में मिलती है। पहले सेलुलोबायोज में तथा अंत में ग्लूकोज में अपघटित होता है। स्टार्च, ये अमाइलोज व अमाइलोपेक्टिन के जुड़ने से बनता है। ये दालों में, आलू में, तरकारियों में मिलता है। यहाँ श्रृंखला सामान्य 1 से 4, ये फर्स्ट और 4 वाला जो पहले हम दिखाया था इसी तरह से बनता है, तथा ब्रांच के अंदर ये 1-6 में, ब्रांच में आगे 1-6 में आएगा। 1 नंबर और 6 नंबर कार्बन के आपस में अणुओं के जुड़ने से ये बनेगा। ग्लाइकोजन, ये जंतुओं में मिलता है तथा लीवर और मसल्स में, मांसपेशियों में संग्रहित भोजन के रूप में रहता है। ये फंजाई में भी मिलता है। ये पॉली ब्रांच्ड बहुशाखित है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं के 1-4 कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़ने से बनती है। काइटिन, ये इंसेक्ट का बाह्य कंकाल बनाता है। इंसेक्ट का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं हार्ड सा, वो काइटिन का बना होता है। ये भी एक प्रकार की पॉलीसेक्राइड ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं तथा शरीर में रिजर्व फूड के रूप में एकत्रित रहते हैं। शरीर की रचनात्मक कार्यों में भूमिका निभाते हैं।